मेरे बाबा सरकारी महकमे में जॉब करते थे। हालांकि उनकी सैलरी बहुत कम थी, मगर फिर भी उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख सक लूँ। फिर जब मैं स्कूल जाती तो बाबा समझाते कि बेटी, पढ़ने के लिए जा रही हो तो बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रखना, इसके सिवा किसी और ख्याल को दिल में जगह भी मत देना। मैंने भी उनकी समझाई हुई बातों को दिमाग में बैठा लिया और पढ़ाई के सिवा किसी और चीज़ पर ध्यान न दिया। तभी अच्छी पोजीशन से मैट्रिक पास कर ली। शायद यह मेरे बाबा का आशीर्वाद ही था जो फर्स्ट पोजीशन से पास हो गई। अब यह मेरा हक बनता था कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूं। बाबा भी यही चाहते थे, मगर डरते थे क्योंकि 3 बेटियां के बाप जो थे और ज़माना ख़राब था। इस शर्त पर कॉलेज में एडमिशन लेने की इजाज़त मिली कि मैं सहेलियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी और ना ही उनकी बातों में आऊंगी। यही उनका कहना था कि ज़माना ख़राब है और अपने कदम मजबूती से सीधे रास्ते पर रखना, वरना जो लड़कियां इस बात का ख्याल नहीं रखती वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। मैं बाबा को बातों को गौर से सुनती और दिल में इरादा कर लेती कि सिर्फ पढ़ाई के मतलब रखूंगी और मोहब्बत वगैरह के चक्करों में ना पड़ूंगी। माँ कहती है लड़के भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और वैसे भी मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं। तभी मैं सोचती कि अगर मोहब्बत के खेल झूठे होते तो ये झूठे खेल खेलने वालों को क्या मिलता है। मेरी दोनों बहनें स्कूल पढ़ने जाती थी, लेकिन उनका स्कूल मेरे मोहल्ले में ही था और माँ उनको छोड़ने और लेने जाती थी, लेकिन मुझे अकेली कॉलेज जाना पड़ता था। बाबा तो सुबह ऑफिस चले जाते, कॉलेज के घर से कुछ दूरी पर ही था, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता था। तभी माँ आहें भरकर कहती है काश मेरा बेटा गुम ना होता, तो आज वह तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाता तो मुझे फिक्र ना होती। किस्सा यह है कि हमारा एक ही भाई था जो मुझसे 3 साल बड़ा था। एक दिन गली में खेलने के लिए निकला, मगर फिर लौट कर ना आया। भगवान जाने उसको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। बहुत ढूंढा मगर उसका कोई सुराग न मिल सका। इस गम ने मेरे माँ बाप को तोड़ दिया। किस्मत पर बस यही था, क्या कर सकते थे। बेटे के गुम होने का गम दिल में दबा लिया और सब्र करके बैठ गए। मेरे कॉलेज में भूरी आंखों वाला एक लड़का था जो कलक भर्ती होकर आया था। शक्ल सूरत से अच्छा था और बातचीत भी अच्छे तरीके से करता था। जल्दी उसने कॉलेज वालों के दिलों में घर कर लिया। मुझे कॉलेज से वजीफ़ा भी मिलता था जो स्कॉलरशिप कहलाता था। मैं हर महीने इसी वजीफे को लेने के लिए उस भूरी शरबती आंखों वाले कलर के पास जाती थी। जब मैं उसे आवाज़ देती तो वह मुझे देखकर गोसा जाता और उसके उस खोए खोए अंदाज में खो जाती थी। मुझे लगता हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। उसे मुझ में और मुझे उसमें अपनापन होने का एहसास होता है। यह अजीब सा था कि जिसको ना तो मैं समझ सकी और ना ही नाम ही दे सकती थी। अब जब भी मैं उस कलर की आंखों में देखती तो बाबा की बातें मुझे याद आने लगती। मैं चौंक जाती कि माँ की बात याद आ गई, बेटी मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं, इसलिए तुम किसी की बातों में मत आना, मगर कोई तेरे दिल को अच्छा लगे तो पहले मुझे बता देना। इन बातों को याद रखने की वजह से यह भी न जानना चाहती थी कि मोहब्बत के खेल की शुरुआत कब और कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है। एक दिन यह बात मैंने अपनी सहेली से पूछी तो वह बोली, पागल, मोहब्बत की शुरुआत ही उस वक्त होती है जब वह दिल में घर करके बैठ जाए, फिर उसको दिल से निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल मेरे भी इस शरबती आंखें वाले लड़कों को देखने से होने लगा। दिल में कसक और खालीपन सा मुझे तकलीफ देता। लगता है इंसान से मेरा कोई रिश्ता है ज़रूर, वरना क्यों ये गैर आदमी मुझे अपना सा लगता है। एक दिन उसने कहा, आपको देखकर मुझे कोई अपना याद आने लगता है। कौन यह मैं नहीं जानता। आप सामने आती हो तो मुझे महसूस होता है जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब याद आ रहा हो। भगवान जाने ऐसा क्यों होता है। मैं हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता हूँ। क्या आप मुझे अपने घर ले चलोगी और अपने मम्मी पापा से मिलवाओगी। आपको तो मैं घर नहीं ले जा सकती क्योंकि इस बात पर बाबा मुझे कॉलेज ही नहीं आने देंगे। हाँ, अपनी माँ को हमारे घर भेज दीजिएगा तो शायद आपका मसला
हल हो जाए। वह आपके घर नहीं आ सकती क्योंकि बीमार रहती है। जिस दिन उसने यह बात कही उसके बाद में खोई खोई सी रहने लगी। माँ ने भांप लिया, पूछा कि बात क्या है, जरा कुछ दिनों से तुम को देख रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान नहीं कहीं और होता है। क्या परेशानी है तुझको, मुझे बता दो। मैंने कहा, माँ हमारे कॉलेज में एक क्लर्क है, वह मुझे अच्छा लगता है, उसमें मुझे अपनापन सा महसूस होता है और वह भी यही बात कहता है। मुझे लगता है तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता है जो तुझको कर मैं खुद को भुला जाता हूँ। माँ वह हमारे घर आना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है। यह बात कह रही थी कि बाबा आ गए और उन्होंने मेरी सारी बात सुन ली। बस वह तो बिगड़ गए और बहुत गुस्सा करने लगे, जबकि मैंने तुमको समझाया था कि कॉलेज जा रही हो तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाना और किसी का ध्यान न देना। मैंने बहुत कहा, बाबा मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही है, मगर एक बात जो परेशान कर रही थी मैंने माँ से कह दी। यह बात सिर्फ महसूस करने की हद तक है, मगर उन्हें कब मेरी बात सुननी थी। सुबह फैसला सुना दिया कि ज़माना ख़राब है, इसके दिमाग में भी खलल पड़ रहा है। बस आज के बाद ये कॉलेज नहीं जाएगी। अब तुम्हारी पढ़ाई बंद, साथ में दोनों बेटी बहनों की स्कूल जाने से रोक दिया। और ये एक बड़ा नुकसान था जो मेरे हाथों खुद हो गया। मैं यह बात माँ से कहती, ना ही ये दिन देखना पड़ता। 15 दिन गुजर गए और मैं ना कॉलेज गई। माँ भी मेरी वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं ही नहीं मेरी दोनों बहनें भी पढ़ने से रह गई थी। एक दिन दरवाजे पर घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला, सामने वही शरबती आंखों वाला लड़का खड़ा था। माँ ने पूछा, कौन हो और किससे मिलने आए हो? कॉलेज का क्लर्क हूँ और हिमांशी से बात करने आया हूँ। क्या बात करने आए हो? मुझे बता दो, मैं उसकी माँ हूँ। हिमांशी का वजीफ़ा आया हुआ है, वह लेने नहीं आई। सब ठीक तो है, यही मालूम करने आया था। उन बड़े आए तबीयत मालूम करने वाले। तुम होते कौन हो तबीयत मालूम करने वालों में? मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसों को बहाने से घर आ जाया करते हैं। जानते हो, तुम्हारी वजह से हिमांशी को ही नहीं, उनके बाबा ने मेरी दूसरी 2 बेटी लड़कियों को भी स्कूल से हटा लिया है। माँ ने गुस्से से उसे डांटा। मैंने क्या किया? वह हैरान होकर बोला, मैंने तो क्लर्क के सामने तो माँ से रिक्वेस्ट करने लगी, उनको मत डांटो, ये मेरे भले के लिए आया है। अगर मैं वजीफे वाले फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं करूँगी तो मेरा वजीफ़ा बंद हो जाएगा। हर महीने उस फॉर्म पर सिग्नेचर करने होते हैं। माँ उनको अंदर बुला लो। बाबा घर पर नहीं थे। जाने क्या सोचकर माँ ने उसको अंदर बुला लिया। माँ उसके चेहरे से गौर से देखने लगी, जैसे ही चेहरा पढ़कर उसके दिल का हाल जानना चाहती हो। किसी भूली हुई सूरत को याद कर रही हो। कहाँ रहते हो? तुम्हारे माँ बाप कौन है? मुझे अपने माँ बाप का नहीं पता। एक अच्छी औरत ने मुझे पाला है, उसी को मैं जानता हूँ। यह क्या किस्सा है? मैंने सवाल किया। किस्सा तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, अगर मेरी माँ से मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से मिलूँगी। अपना पता लिख कर दे जाओ। इससे अपना पता लिखकर माँ को दिया। उसमें जो मुझसे फार्म पर सिग्नेचर करवा कर चला गया। हैरान थी कि मैंने कैसे उसको ये कह दिया कि तुम्हारी माँ से मिलूँगी, और क्या सोचकर इस बात को समझ सकी। अगले दिन उसके पते पर पहुँची और माँ उसके घर पर गए और उसकी माँ की, जो सच में बीमार थी, ये बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमज़ोर की वजह से उठने बैठने में मजबूर थी। जब माँ ने उससे बेटे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे पति एक दिन एक लड़के को भिखारियों के अड्डे से खरीद लाए थे। उस वक्त ये मुश्किल से 4 साल का होगा। वह कहते थे कि यह बच्चा उनको कहीं रोता हुआ मिला था। उसने माँ बाप का अता पता नहीं था, तो उन्होंने अब उसको अपने पास रख लिया। गरीबी की वजह से पालने से मजबूर थे, तो उसको किसी खुशहाल जोड़े को बेच देना चाहते थे। तभी मेरे पति ने उसे खरीद लिया और फिर आसपास से सभी पुलिस थानों में पता किया, मगर बच्चे ने बाप का सुराग न मिल सका और हमारी कोई औलाद ना थी, तो हमने ही इसको अपना बेटा बना लिया और इसका नाम सुमित रख दिया।
सुमित की मां ने बताया कि मेरा पति की मृत्यु हो चुकी है। वह सुमित से बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे। मेरे पास उस वक्त की तस्वीर भी है जब ये हमारे घर आया था। हमने ये तस्वीरें अखबारों में भी थी मगर किसी ने इसके बारे में पता नहीं किया। उसके वह कपड़े भी हमने उससे लिए थे जो उस वक्त पहने हुए थे। जब यह उसको मिला था वह कपड़े मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। यह सुनकर माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भी परेशान हो गई। दिल से प्रार्थना निकली कि ऊपर वाला करे माँ उन कपड़ों को पहचान ले। भगवान करे ये मेरा खोया हुआ भाई अर्जुन ही हो। मेरी माँ के दिल को सुकून मिल जाए। मगर दिल कहता था कि ज़रूरी नहीं मेरी माँ का खोया हुआ अर्जुन ही हो। दुनिया में हजारों बच्चे खो जाते हैं पर वह फिर कब अपने माँ बाप को मिल पाते हैं। ये तो बस एक अनहोनी सी है। जब उस औरत ने वह कपड़े सुमित के बचपन की तस्वीर माँ को दिखाई, वह कपड़ों को आंखों से लगा कर रोने लगी। माँ ने तस्वीर को गौर से देखा तो बोली, हाँ यही तो है मेरा अर्जुन जो बचपन में खो गया था। सुमित मेरा बिछड़ा हुआ भाई अर्जुन था। सोचने लगी ऊपर वाले का शुक्र है मैंने अपने बाबा को बातों को न बुलाया था, वरना शायद मुझ पर बिजली गिर पड़ती। मैंने सही रास्ते पर मजबूती से कदम जमाए रखे थे, तभी तो ऊपर वाले ने इतना बड़ा इनाम हमको दिया है। हमारे बिछड़े हुए भाई को हमसे मिला दिया। ये खुशी जो हमारी किस्मत का इनाम था हमको मिल गई। और माँ को भाई गले से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। फिर बोली, बेटा हमारे साथ चलो। जब हम घर पहुँचे तो बाबा घर पर थे। लड़के को साथ देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। जब हमने उनको सुमित भाई की बचपन की तस्वीर और कपड़े दिखाए तो बाबा ने अर्जुन को गले से लगाया और ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगे। ऊपर वाले ने हम तीनों बहनों को ये इनाम दिया कि फिर से हम तीनों पढ़ने के लिए जाने लगे। अब जब कॉलेज जाती तो बेफिक्र होकर चलती थी क्योंकि मेरा भाई मेरा साथ होता था, जो मुझे कॉलेज साथ लेकर जाता था और फिर साथ लेकर आता। उसकी मुँह बोली माँ अकेली रह गई। वह बीमार भी थी तो बाबा उसको अपने घर ले आए और फिर उस बेचारी की मृत्यु भी हमारे घर पर ही हुई, जिसका अंतिम संस्कार अर्जुन ने अपने हाथों से किया था। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि मैंने अपने बाबा की बात को ना ठुकराया, वरना जैसे आजकल बेटियां लड़कियां पसंद की शादी करके घर से भागकर ले जाती है, अगर ऐसा कदम उठा लेती तो अपने सगे भाई से ही शादी कर बैठती। हाय राम, ये सोचकर भी जान निकलने लगती थी। आखिर ऊपर वाले ने ऐसा कौन सा नहीं दिया, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश की है। अब हम इसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाबा को भी भाई की सूरत में सहारा मिल गया। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए। अब हमने अपने भाई की शादी कर दी थी और अपनी भाभी के साथ बहनों की तरह रहते थे। वह भी हमसे बहुत प्यार करती है। बस अब उनको हमारी शादी की पड़ी है और माँ बाप की तरह वह भी चाहती है कि जल्दी अपने घर की हो जाऊं। उस ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि कभी किसी का कोई अपना ना बिछड़े। और आखिर में भी सबको यही कहूँगा कि भगवान के लिए अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें और दुनिया की सभी मुश्किलों से बचे रहोगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही कहानियाँ और भी सुनने को आपको मिल जाएं।